नमस्कार दोस्तों, भूगोल की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है भारत का भूगोल क्लास नंबर 9 और आज का टॉपिक रहेगा भारत की मिट्टी। मिट्टी यानी कि आपका मृदा, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, सॉइल भी कहा जाता है। तो आज का टॉपिक रहेगा सॉइल ऑफ इंडिया और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो जानेंगे दोस्तों मिट्टी। देखिए, मिट्टी किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। मिट्टी की परिभाषा एक बच्चा भी बता सकता है कि मिट्टी क्या है और क्यों जरूरी है। ठीक है, आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा, बोला जाता है कि ये धरती मेरी माँ है। तो वास्तव में जो ये धरती है, धरती की ऊपरी परत है, ये हमारी माँ है, क्योंकि ये जीने के लिए हमको पेड़ पौधों के द्वारा वायु दे रही है और खाने के लिए खाद्यान्न पैदा करके दे रही है। तो इसीलिए मिट्टी को या इस धरती को माँ कहा जाता है। अब मिट्टी की मैं बोलूं, अगर भूगोल के रूप में परिभाषा की बात करें तो मिट्टी भैया पृथ्वी की एक ऊपरी परत है। पृथ्वी की ऊपरी परत, ठीक है। मिट्टी क्या है? पृथ्वी की एक ऊपरी परत है और एक ऐसी परत है जिसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व, खनिज लवण, जल आदि अपने अंदर संयोजित ये किए रहती है। और जो भी इसमें वनस्पति उगती है, वो पेड़ हो, पौधा हो, झाड़ी हो या खाद्यान्न फसलें हो, तो उनको ये पोषक तत्व देती है। तो यही है मिट्टी कुल मिलाकर, ठीक है। और जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, जहां पर खनिज कण पाए जाते हैं, इसमें जीवांश पाया जाता है। जीवांश जिसको ह्यूमस कहते हैं, तो जीवांश ह्यूमस इसमें मिलता है। तो ये जो ऊपरी परत वाली मिट्टी है ना, इसका निर्माण लाखों वर्षों में हुआ है। ऐसा नहीं कि आज ही ये मिट्टी बन गई, इसको बनने में बहुत टाइम लगा है। क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, लगभग देखिए 15-20 सेंटीमीटर के बाद जैसे नीचे जाते हैं हम, तो उसके बाद की जो मिट्टी है वो कम कम उपजाऊ होते रहती है, ठीक है। केवल मिट्टी की जो ऊपरी परत है, जिसमें हम फसल उगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं या अन्य कोई भी एक्टिविटी करते हैं, फसलों से रिलेटेड, वनस्पति से रिलेटेड, वो केवल ऊपरी परत में ही संभव होता है, क्योंकि यही सबसे उपजाऊ परत होती है, ठीक है। तो ये है भैया मिट्टी की परिभाषा, ध्यान रखेंगे, ज्यादा इसमें आवश्यक नहीं है कुछ भी जानना आपके लिए। अब सीधे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में, ठीक है। तो भारत में देखिए जो मृदा का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इसको करने वाली जो संस्था है वो है ICAR। ICAR ने भारत में जो मिट्टियां हैं इसको 1956 में, ठीक है। अब ICAR क्या है? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इसको कहा जाता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। 1956 में इसने बोला कि जो भारत की मिट्टी है इसको भौगोलिक विस्तार के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया जाता है। भौगोलिक विस्तार के आधार पे, ठीक है, यानी कि भारत में जिस हिसाब से फैली हुई है इसको 8 भागों में बांटो। पहले वाला जो टाइप है 1, 2, 3 और 4, ये पहले की जो 4 मिट्टियां हैं ये आपका कैसे हैं? वृहद समूह वाली मिट्टियां हैं। वृहद मतलब ज्यादा क्षेत्रों में ये वाली मिट्टियां देखने को मिलेंगी। और ये 4 जो यहाँ पर हैं आपकी 5, 6, 7 और 8, ये 4 प्रकार की जो मिट्टियां हैं ये भारत के न्यून क्षेत्रों में देखने को मिलती है, यानी कि कम क्षेत्रों में ये मिट्टी फैली हुई है, ठीक है। और इसमें दलदली भी हम ऐड कर देते हैं, दलदली मिट्टी, ठीक है, पीट जैविक एवं दलदली मिट्टी। तो भारत 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल, दूसरा काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल इसको कहा जाता है, रेगुल सॉइल भी कहा जाता है, लाल एवं पीली मिट्टी, ठीक है, यानी कि रेड एंड येलो सॉइल। एंड नेक्स्ट इज लैटेराइट सॉइल, हिली सॉइल, डेजर्ट सॉइल, उसके अलावा सैलाइन सॉइल और उसके अलावा दल सॉइल, ठीक है। तो दलदली जो भूमि होते हैं जहाँ पे मिलता है। उसके अलावा पीट या जैविक मिट्टी भी इसको कहा जाता है। ये अलग अलग टाइप है, इनको एक कर दिया गया है, कुल मिला के समझना है। तो 8 भागों में भारत के कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टियों को विभाजित किया है। अब एक एक करके इनको देखेंगे, लेकिन इससे पहले समझेंगे कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी के क्या क्या संघटक होते हैं, यानी कि एक मिट्टी में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। जो एक उपयुक्त मिट्टी होती है किसी भी फसल के लिए या किसी भी पेड़ पौधे के उत्पादन के लिए। तो मिट्टी के संगठन में जो सम्मिलित पदार्थ होते हैं, इसमें पहला आता है ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ। ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ को ही जीवांश भी कहा जाता है, जीवांश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जीवांश का एक बार पूछ लेता है। अब ह्यूमस क्या होता है? देखिए, जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है ना, इसमें छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं। इसके अलावा इसमें सड़े गले हुए पौधे या सड़े गले हुए पेड़ों की पत्तियां, उसके अलावा छोटे छोटे जो कीड़े पतंगे होते हैं वो भी तो मर जाते हैं, उनकी सड़ी गली जो बॉडी होती है। यानी कि मिट्टी के ऊपरी परत में जो ये सड़ी गली चीजें होती है, सड़ी गली चीजें, ये जीवांश या ह्यूमस के रूप में जानी जाती हैं। और ये जो चीजें होती हैं, जीवांश जो होता है ना, ये मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बना देता है।
किसी भी मिट्टी को ये और ज्यादा उपजाऊ बना देता है। आपने तभी पढ़ा होगा ना, बचपन में एक चैप्टर था, केंचुए को किसान मित्र क्यों कहा जाता है। तो केंचुआ जो है आपका ह्यूमस का निर्माण करता है। केंचुआ स्वयं भी क्या करता है, ह्यूमस का निर्माण करता है वो। ठीक है, आप जब देखेंगे गाली होती है वो भुरभुरी टाइप की हो जाती है बिल्कुल। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है बहुत ज्यादा उपयोगी होती है फसल उत्पादन में, इसलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। तो ये जीवांश जो होता है किसी भी मिट्टी में लगभग 5 से 10% होता है। 5 से 10% क्या होता है, जीवांश होता है। इसके बाद देखिए दूसरा जो होता है खनिज पदार्थ है। तो किसी भी देखिए जो हमारे खनिज मिनरल्स वगैरह होते हैं मिट्टी में, उस मिट्टी में उसकी उपस्थिति होती है लगभग 40 से 45%। ठीक है, इसके बाद देखिए किसी भी मिट्टी में जल की जो उपस्थिति होती है लगभग लगभग कितनी होती है, 25% जल होता है मिट्टी में। और इसके अलावा देखिए मिट्टी में कुछ हवा भी होती है घुसी हुई, और इस हवा की उपस्थिति होती है लगभग लगभग 25%। ठीक है, तो किसी भी मिट्टी के संगठन में जो सम्मिलित पदार्थ है उसमें आपका ह्यूमस कार्बनिक पदार्थ जिसको जीवांश कहा जाता है 5 से 10% होता है। उस मिट्टी में खनिज पदार्थों की मात्रा हो सकती है 40 से 45, उसमें जल की मात्रा होगी 25% तक, एंड उसमें हवा की उपस्थिति रहेगी 25% तक। तो एक मिट्टी का लेखा जोखा है ये किसी भी सामान्य मिट्टी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए अब देखेंगे भारत में जो मिट्टी के प्रकार हैं उनको देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझिएगा। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। और सबसे पहले देखिए भारत में हम देखेंगे सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। तो ये दूसरे वाले में देख सकते हैं जलोढ़ मिट्टी ये है भैया आपका। और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार आप देख लो भाई, भारत में ये है जलोढ़ मिट्टी का, जो मैं आपको मैप में बना के दिखा रहा हूँ। देखिए आपका पश्चिम में गुजरात का पूर्वी भाग, ऊपर पंजाब तक, पंजाब के बाद हरियाणा का कुछ एरिया, उत्तराखंड का दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश से लेकर आपका ये गया, ठीक है, असम के अंदर अरुणाचल प्रदेश तक गया ये भाग। और यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे आया बंगाल में, फिर ओडिशा में, ओडिशा का तटीय मैदान, उसके बाद आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान, तेलंगाना, तमिलनाडु तक यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए तटीय मैदान में ये देखिए पूरा ये एरिया जो है आपका ये एलुवियल सॉइल है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आप ये मध्य प्रदेश तक, ठीक है, फिर हमारा गुजरात का पूर्वी दक्षिणी भाग जो है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ के जो तटीय मैदान है ये भी आप देख लो ये वाले ये, ठीक है, पश्चिमी घाट का जो तटीय मैदान है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है भारत में संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में पाया जाता है। यानी कि नॉर्थ के जो हमारे प्लेन्स हैं उसके अलावा जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट के भी एंड ईस्टर्न घाट के भी, वहां पे आपको जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं भारत के कुल मिट्टी क्षेत्र में इसकी परसेंटेज की, तो 40% भाग पर, भारत में लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी कि ये भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है, अब देखिए जलोढ़ मिट्टी, जल ओढ़, देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, जल और ओढ़ शब्द, यानी कि जल द्वारा लाई गई, जल से मतलब जल द्वारा लाई गई, ओढ़ मतलब जिसको ओढ़ लिया है। कहने का मतलब ये हमारे देखिए पर्वतीय क्षेत्र हैं, जलोढ़ जो मिट्टी है मुख्यतः नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बनी है। तो आप सभी को पता है जैसे पर्वतों से कोई भी नदी निकलती है तो पर्वतीय क्षेत्रों में उसकी स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है तो नदी क्या करती है, मिट्टी का अपरदन कर देती है। पर्वतीय क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी का क्या होता है, अपरदन होता है, ठीक है, इरोजन होता है, यानी कि मिट्टी आपका बह के जाएगी नदी के साथ। अब पर्वतीय क्षेत्रों में तो नदी की स्पीड ज्यादा है तो नदी के साथ साथ ये मिट्टी बह के आगे जाने लगती है। लेकिन जैसे ही मैदानी क्षेत्र शुरू होता है नदी की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो नदी का पानी आगे जाने लगता है और मिट्टी जो अपने साथ बहा के लाई थी वो आपका इसी मैदानी भाग में रुकने लगता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की जो मिट्टियां हैं उसका निर्माण नदी करती है। पहली होती है नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ यानी कि नदी द्वारा जो ताजी ताजी लाई गई है जलोढ़ मिट्टी, उस नवीन जलोढ़ मृदा को कहा जाता है आपका खादर। ठीक है, खादर, यानी कि ये वाली जो खादर मिट्टी होती है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और नदियों द्वारा जो पूर्व में लाई जा चुकी मिट्टी है, यानी कि आज भी नदी मिट्टी लेके आ रही है, आज से 1000 साल पहले भी तो लाई होगी मिट्टी, यानी कि उससे पहले ही जो निर्मित मैदान है पहले के, तो वो क्या कहलाते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसको कहा जाता है आपका बांगर।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नदियों द्वारा लाई गई जो नई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, उसको खादर कहा जाता है। ये बहुत उपजाऊ होती है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। खादर की अपेक्षा ये थोड़ा कम उपजाऊ होती है, लेकिन खादर मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। तो आपको पता है, यहाँ देखिए ऊपर से, यहाँ इस तरफ से ब्रह्मपुत्र आती है हमारी, यहाँ से इस तरफ से, ठीक है। यहाँ उत्तर भारत में आप देखते हैं पंजाब की तरफ आपका ये सिंधु वाली जो 5 नदियां हैं साथ में, उसके अलावा यहाँ पे उत्तराखंड में गंगा, यमुना और जो अन्य नदियां आती हैं। तो इन नदियों के द्वारा क्या होता है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया, ये अपने साथ मिट्टी भी लाते हैं और इसी मिट्टी से पूरा ये उत्तर का विशाल मैदान निर्मित है। और ऐसे ही डेल्टाई जो प्रदेश है, डेल्टाई प्रदेश हमारा कौन सा, बंगाल की खाड़ी वाला, इस डेल्टाई प्रदेश में, और साथ ही आप पश्चिमी तरफ हम देख रहे हैं मालाबार तट में भी कुछ प्लेन्स ऐसे हैं जिनका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लीजिए आप, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी का जो अन्य नाम है, देखिए इस मिट्टी को दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका मैं विस्तार आपको बता ही चुका हूं। इसका विस्तार आपका तटीय मैदान और साथ ही हमारा उत्तर के विशाल मैदान में देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत के सर्वाधिक भूभाग में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो सर्वाधिक भूभाग में भैया यही जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है किसी भी खेती के लिए, भैया ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें चूने और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना और पोटेशियम प्रचुर मिलता है। हालांकि मैं आपको टॉपिक शुरू होते समय बता चुका हूं, भारतीय मिट्टियों में आपको 3 चीजों की कमी हमेशा देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर नहीं बताया तो नोट कर लो। भारत की जो मिट्टियां हैं ना, इसमें 3 चीजों की कमी हमेशा देखने को मिलती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और इसके अलावा आपका ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं भैया जिसको जीवांश भी कहा जाता है, ह्यूमस को ही जीवांश। तो ये भारत की मिट्टियों में मुख्यतः ये 3 चीजों की हमेशा कमी पाई जाती है। लेकिन जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें चूना और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर, मैं आपको बता चुका हूं। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, ठीक है। तो नई जो है खादर, यानी कि खाद पड़ी है उसमें, वो ज्यादा उपजाऊ है, आप समझ जाएंगे। पुरानी बांगर हो चुकी है, यानी कि भंगार है, बंगार है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए इस जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती है, तो प्रमुख फसल जो इसमें उगाई जाती है वो धान की खेती होती है। तो धान की खेती तो इसमें प्रमुख है। इसके अलावा कुछ अन्य खेतियों की मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, जैसे कि गेहूं बहुत अच्छा हो जाता है इसमें। इसके अलावा मक्के की खेती अच्छा होती है, ठीक है। मक्के के अलावा बात करें तो इसमें तिलहन की फसलें, जैसे तिलहन में आपका सरसों आ गया, सरसों के अलावा सोयाबीन आ गया, सूरजमुखी आ गया, आलू की फसल भी इसमें अच्छी होती है। इसके अलावा सीजनल जो भी चीजें इसमें लगाई जाती हैं वो बहुत अच्छी इसमें उपज देती हैं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला मैदान है, बंगाल की साइड वाला, तो बंगाल वाले मैदान में आपको पटसन की खेती भी देखने को मिलेगी इस मिट्टी में। पटसन मतलब जूट की खेती, जिससे रस्सी, बोरियां और अन्य चीजें बनाई जाते हैं। तो ये पटसन जूट की खेती इसी मैदान में, या बोल सकते हैं इसी जलोढ़ मिट्टी में बहुत अच्छी तरीके से उगती है, ठीक है। उसके अलावा आप देखते हैं कहीं कहीं पे इसमें गन्ना भी बो लिया जाता है, लेकिन मेनली ये जो हमारे मैदान है ना उत्तर के, ये धान, गेहूं और बंगाल वाला स्पेशली पटसन की खेती के लिए जाना जाता है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रकार है मिट्टी का वो है काली मिट्टी, ठीक है। तो काली मिट्टी की अगर मैं बात करता हूं तो इसको कहा जाता है ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल ऑब्लिक, इसको कहा जाता है आपका रेगुर सॉइल भी, रेगुर सॉइल, ठीक है, ये इसके अन्य नाम है। तो काली मिट्टी क्या होती है, देखिए काली मिट्टी जो है आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर काली मिट्टी का आपका दिया गया है, ये वाला तीसरा जो ब्लॉक है काली मिट्टी का है। देखिए काली मिट्टी का क्षेत्र आप देख लीजिए, ये है काली मिट्टी, ठीक है। तो काली मिट्टी का क्षेत्र ये रहा आपके सामने, ये वाला, ये पूरा भाग काली मिट्टी का है। अब काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ, ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, चट्टानों के टूटने से, ठीक है। अब बेसाल्ट चट्टानें क्या है भाई, कैसे टूटी है, कैसे बनी है, तो देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब जो दक्षिणी भारत है, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी का जब भी विस्फोट होता है तो उससे निकलता है क्या, लावा।
ठीक है। और जैसे ही ये लावा ठंडा होने लगा धीरे धीरे, तो ठंडा होने के बाद इस लावे से बनी बेसाल्ट चट्टानें, और समय के साथ साथ जब वो बेसाल्ट चट्टानें टूटी, तो उन्होंने निर्माण किया काली मिट्टी का, जिसको ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है। और ब्लैक सॉइल जो है पूरे भारतीय भूभाग में लगभग 15% का योगदान देती है, यानी कि लगभग लगभग 15% जो है पूरे भारतीय क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप काली मिट्टी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लीजिए। तो काली मिट्टी, सबसे पहले तो इसका जो अन्य नाम है रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी और लावा मिट्टी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका अन्य नाम रेगुर मिट्टी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। इसको कपास मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए कॉटन सॉइल कहते हैं इसको। कॉटन सॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो कपास की खेती है बहुत बेहतरीन होती है। कपास जो होता है ना, जिससे कपड़ा बनता है, तो कॉटन की खेती बहुत बढ़िया होती है इसमें, इसलिए इसको कपास मिट्टी भी कहा जाता है। लावा मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि लावा से बेसाल्ट चट्टानें बनी और उसी के टूटने के फलस्वरूप ये मिट्टी आपका बनी थी, इसलिए इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का जो काला रंग है वो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति से होता है। देखिए, इसमें काला रंग होने का जो कारण है वो है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। तो ये जो पदार्थ है इसको काला रंग प्रदान करता है। इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरी कर्नाटक एवं प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है। और ध्यान रखिए दोस्तों, जहां भी ये काली मिट्टी पाई जाती है अपेक्षाकृत ये स्थान सूखे होते हैं, सूखे स्थान होते हैं, काफी ज्यादा ड्राई प्लेस होते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में आप देख लो बुंदेलखंड वाला भाग, ठीक है, महाराष्ट्र का विदर्भ वाला भाग देख लो आप, गुजरात की तरफ भी जहां सूखा पड़ता है वो वाला भाग हो गया, उत्तरी कर्नाटक में भी जहां बहुत कम बारिश होती है और सूखा पड़ता है। तो ये सूखा जहां जहां जिन क्षेत्रों में पड़ता है वहां पर इस मिट्टी की प्रचुरता देखने को मिलती है। ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत में भी कहीं कहीं पे देखने को मिलती है मिट्टी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मिट्टी का रूप आप देख रहे हैं, बिना जुते हुए भी ये मिट्टी इस प्रकार की दिख रही है इमेज में आपको। इसीलिए देखिए इसको जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है। जुते हुए खेत की मिट्टी, यानी कि ये मिट्टी ऐसी होती है ना, ऐसा लगेगा कि इसमें हल चलाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए एक प्लेन खेत था, लेकिन इसमें नमी की कमी की वजह से क्या हुआ, जल की कमी की वजह से इसमें चीरे पड़ गए, क्रैक पड़ गए, इसमें क्रैक पड़ गए। और क्रैक पड़ने के बाद आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे खेत की जुताई हुई है, खेत में ट्रैक्टर लगाया गया है या कोई हल जोता गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब देखिए इसमें दरारें क्यों पड़ी, क्योंकि इस मिट्टी की जल सोखने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। ये मिट्टी बहुत ज्यादा जल सोखती है, तो जल सोखने की क्षमता ज्यादा, तो जल ज्यादा सोखेगी तो उतनी ही जल्दी क्या होगा, इसमें दरारें भी तो पड़ेंगी। ठीक है, जल ज्यादा सोखेंगी मिट्टी तो दरारें पड़ना स्वाभाविक है। मिट्टी का जो है वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो उसमें दरारें उसने पड़नी ही है। वो अपने अंदर नमी को संचित नहीं रख पाती, फलस्वरूप क्या होता है, चीरे पड़ जाते हैं। ठीक है, यही सूखा पड़ने का कारण भी है, जो पूर्वांचल वाला एरिया है और दक्षिण का जो एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा सूखा देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक कमी है भैया आपकी काली मिट्टी की। हालांकि इस मिट्टी में सबसे अच्छी खेती होती है किसकी, कॉटन की। ये आपको याद रखना है, कॉटन सॉइल इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट प्रकार की जो मिट्टी है हमारी। तो अगली जो मिट्टी है वो है हमारी लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी जो हमारी है कहाँ पाई जाती है, देखिए लाल पीली मृदा भी इसको कहा जाता है, यानी कि लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी इसको कहेंगे। ठीक है, रेड येलो सॉइल हो गई है। अब देखिए इसका विस्तार आप देख सकते हैं, लाल पीली मिट्टी अगर मैप में आप देखें ध्यान से तो मैप में आपको ये दिखाई देगी कहां पे, ये देखिए लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी वाला ये है ब्लॉक। तो लाल मिट्टी देखिए इस वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये लाल मिट्टी है। इसके अलावा ये वाला जो भूभाग है देखिए, ये वाला भूभाग भी आपका लाल मिट्टी को कवर कर रहा है। ठीक है, तो इतने भूभाग में आपका लाल मिट्टी पाई जाती है। जैसा कि आप देख के पता चल गया होगा आपको कि इसका जो सर्वाधिक विस्तार है, आप देखिए ये पूरा आपका आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, ये यहाँ पे पूरा तमिलनाडु वाला एरिया है। तो आप ध्यान से देखते हैं कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसका सर्वाधिक विस्तार है, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिल रहा है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी देखिए, इसको पीली मिट्टी शब्द इसलिए मिला है क्योंकि लाल तो ये है ही, लाल मिट्टी तो ये है, और जो ये मिट्टी लाल है इसका होने का जो रीजन है, इसमें एक पदार्थ पाया जाता है, देखिए कौन सा, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब देखिए जो आयरन होता है ना, आयरन हमारा क्या होता है, लोहा। लोहा में देखिए जब लोहे का ऑक्सीकरण होता है तो इसमें जंग लगता है,
और जंग जब इसमें लगता है तो जंग का कलर कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, यानी कि बेसिक कलर जो आयरन का है भैया, जो हमारे रक्त का रंग, जो हमारा खून होता है, रक्त का जो रंग होता है, खून का जो कलर होता है वो लाल इसीलिए होता है क्योंकि खून में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक होता है वो आयरन होता है ना। तो इसी वजह से इसमें फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति मिलती है, यानी कि लोहा की उपस्थिति रहती है, इस वजह से यह मिट्टी लाल रंग की हो जाती है। हालांकि जब देखिए इस मिट्टी में, अगर देखिए जब इस मिट्टी में बारिश का पानी या अन्य पानी या ये मिट्टी जब जल सोख लेती है तो तब ये पीले रंग की दिखती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। जब यह मिट्टी पानी को सोख लेती है तो पीली दिखाई देती है, जल योजित रूप में। जल योजित रूप में कैसी दिखाई देगी, ये आपकी पीली। ठीक है, इसीलिए इसको लाल पीली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का विस्तार आपको प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसके अलावा पूर्वोत्तर के कुछ भाग में भी ये मिट्टी देखने को मिलती है, जहां पे नागालैंड प्रमुख है। ठीक है, बाकी देखिए ये केवल बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि जो मोटा अनाज है उसकी खेती के लिए ये मिट्टी उपजाऊ है। बाकी अन्य फसलें इसमें देखिए ज्यादा अच्छी नहीं होती। हाँ, इसके अलावा देखिए इसमें आपका कुछ कुछ जगहों पे इसमें चावल वगैरह की खेती देखने को मिलती है, चावल की खेती देखने को मिलती है। उसके अलावा इसमें मूंगफली मूंगफली की खेती होती है, और साथ ही देखिए तंबाकू तंबाकू की खेती भी इसमें की जाती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है तंबाकू की खेती, क्योंकि आप देख रहे हैं ना इसमें जो एरिया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और देखिए जो हमारे साउथ के स्टेट है यही तंबाकू की खेती के लिए जाने जाते हैं, है ना। तो इसलिए देखिए आपको एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें नोट रखना है, इस मिट्टी का जो देखिए अन्य नाम है, इसको मंडलीय मिट्टी भी कहा जाता है। मंडलीय मिट्टी जो है इसका अन्य नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में इस मिट्टी का विकास हुआ है, इसलिए इसको मंडलीय मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में भी आपको देखने को मिलेगी, देखिए सर्वाधिक मात्रा मिलेगी इसमें लोहा और सिलिका की, जबकि न्यूनतम मात्रा होती है इसमें, कमी होती है किसकी, तो कमी होती है इसमें आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के अलावा इसमें फास्फोरस की भी कमी होती है इसमें, और इसके अलावा इसमें पोटास की भी कमी होती है, और ह्यूमस तो रहेगा ही रहेगा कम। अब लाल मिट्टी जो है उसमें ह्यूमस कहां से आएगा। ठीक है, जैसा कि मैं टॉपिक शुरू होते समय ही आपको बता चुका हूं, अगर आपको देखिए एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बनेगा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस आंसर के साथ जा सकते हैं। भारत की अधिकांश मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली जो मिट्टी का प्रकार है वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी लैटेराइट मिट्टी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो लैटेराइट जो मिट्टी है, इस मिट्टी का विकास आपको देखने को मिलता है। देखिए लैटेराइट कहां पे है, तो ये ब्लैक वाली है, देखिए लैटेराइट, ये ब्लैक। तो लैटेराइट मिट्टी देखिए यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, ये वाला भूभाग, ये लैटेराइट मिट्टी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये लैटेराइट मिट्टी है, यहाँ पे है। केरल का जो अधिकांश भाग है इसमें लैटेराइट और साथ ही जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पे तमिलनाडु में भी कुछ लैटेराइट मिट्टी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो थोड़े थोड़े क्षेत्रों में आपको देखने को मिल रही है। तो लैटेराइट जो मिट्टी है भाई, अगर मैं इसकी बात करूं, लैटेराइट मिट्टी आपको मुख्यतः आप देख रहे हैं कहां पे देखने को मिल रही है, तो ये आपको मालाबार प्रदेश यानी कि केरल, उसके अलावा कर्नाटक का कुछ एरिया, महाराष्ट्र, ओडिशा का जो पठारी भाग है, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, छोटा नागपुर का पठार वाला रीजन जो है, उसके अलावा असम और मेघालय के जो पहाड़ी भाग है यहाँ पे हमने देखे, तो इन क्षेत्रों में ये लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। चलिए अब लैटेराइट मिट्टी में देखिए क्या क्या चीजें होती है, क्या विशेषता है। तो लैटेराइट मिट्टी ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलेगी जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो और अत्यधिक गर्मी पड़े, इसलिए इस मिट्टी को मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए लैटेराइट मिट्टी का अन्य नाम है मखरली मिट्टी। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में मिलती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो आप देख ही रहे केरल में मानसून आता है, उसके बाद पूर्वोत्तर में जा रहे हैं मेघालय और असम तक, तो वहां पर भी काफी बारिश होती है। और जिन भागों में हमने अभी यहाँ पे उल्लेख किया, जैसे कि बात करें महाराष्ट्र का जो बारिश वाला रीजन है, ओडिशा का जो पठारी भाग है जहाँ पे बारिश होती है, राजमहल की पहाड़ियां जहाँ पे बारिश होती हैं, हमने मानसून में भी पढ़ा था ना ये, कि कैसे राजमहल की पहाड़ियों से भी टकराता है हमारा मानसून। तो यहाँ पर आपको लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। इस मिट्टी में लोहा, ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की भरपूर मात्रा होती है। ठीक है, इस मिट्टी में निक्षालन की प्रक्रिया को देखने को मिलती है, यानी कि निक्षालन जो प्रक्रिया है इसको इंग्लिश में कहा जाता है, निक्षालन को आपका लीचिंग, इसको कहा जाता है क्या, लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए इन एरियाओं में 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है,
तो 200 सेंटीमीटर बारिश होने की वजह से मिट्टी की ऊपरी सतह से पोषक तत्व बह जाते हैं। पोषक तत्व क्या हो जाते हैं आपके, सफाचट हो जाते हैं। समझ पा रहे हो ना? बहुत ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, मिट्टी के जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हैं जैसे कि खनिज लवण है, जीवांश ह्यूमस है, ठीक है, और अन्य चीजें हैं, वो पानी के साथ ही बह जाते हैं। इससे मिट्टी की जो उर्वरता है बहुत कम हो जाती है, मतलब फर्टिलिटी मिट्टी की कम हो जाती है। तो यही प्रक्रिया कहलाती है निक्षालन, यानी कि पानी के साथ मिट्टी के पोषक तत्व भी बह जाते हैं। ठीक है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उसके साथ साथ पूर्वोत्तर जो मैंने अभी आपको बताया, ओडिशा, मेघालय, असम के हिस्से, वहां पे मिट्टी देखने को मिलती है, आपका लैटेराइट मिट्टी। अब लैटेराइट मिट्टी जो है क्या काम आती है, देखिए, तो सर्वाधिक विस्तार केरल में, इसका क्वेश्चन बन सकता है कि लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहां देखने को मिलता है, तो सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में है। इस मिट्टी में चाय की खेती काफी अच्छी होती है, कॉफी, इसके अलावा इलायची, इलायची के अलावा जो भी हमारे मसाले वाली खेती होती है, खासकर केरल में जो होती है, काजू की खेती, उसके अलावा रबड़ की खेती, रबड़ के जो पेड़ हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे लैटेराइट मिट्टी में। ठीक है, और इसके अलावा सिनकोना, सिनकोना एक जो जिसकी छाल से पहले मलेरिया की दवाई बनती थी, सिनकोना नामक वृक्ष है ना, सिनकोना, इसी से कुनैन प्राप्त होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें देखिए आपका मोटी अनाज वाली फसल है, मोटे अनाज वाली फसलें, तो मोटे अनाज वाली जो फसलें होते हैं वो भी उगाई जाते हैं। देखिए ये बहुत कम उपजाऊ होती है, इसलिए इसमें ना खाद्यान्न फसलें कम उगाई जाते हैं, जैसे चाय, कॉफी या मसाले, जो आपका हार्ड एंड रूट कंडीशन में भी हो जाते हैं, यानी कि जिनमें पोषक तत्वों की या अन्य चीजों की कम आवश्यकता होती है। और घरों की ईंट बनाने के लिए भी ये प्रयुक्त होता है, जो घरों के लिए ब्रिक बनती है ना, ब्रिक, तो ब्रिक जो बनती है ईंट, तो वो ईंट बनाने के लिए भी इस मिट्टी का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मकान निर्माण के लिए जो प्रयोग में ईंटें आती है उसमें इसका निर्माण यूज होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये हो गया आपकी लैटेराइट मिट्टी। अब लैटेराइट मिट्टी जो है भाई आपका, ध्यान रखेंगे, लगभग कितने भाग पे पाई जाती है, तो इसका जो विस्तार है भारत में टोटल क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 3.7% भाग पे पाई जाती है, 3.7% भाग पर। ठीक है, भारत में। और ऐसे भी जो मैंने अभी ऊपर आपको लाल पीली मिट्टी बताई, तो लाल पीली मिट्टी भारत के कुल भूभाग में आपके लगभग 18% भाग पे पाई जाती है, लगभग 18% भाग पर ये मिट्टी मिलती है। ठीक है, उसके अलावा ऊपर जो हमने देखा था काली मिट्टी, तो काली मिट्टी का जो परसेंटेज था भारत में लगभग 15% भाग पर फैली हुई है काली मिट्टी। और जो सबसे पहले वाली थी आपकी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो एलुवियल सॉइल थी, ये आपका भारत में लगभग कितना, 40% भूभाग पर फैली हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अच्छे से। चलिए अब अगली जो मिट्टी है उसको देख लेते हैं। अगली मिट्टी है हमारी लवणीय मिट्टी। ठीक है, लवणीय मिट्टी को देखेंगे अब, नमकीन मिट्टी भी इसको कहा जाता है। देखिए लवणीय मिट्टी क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसी मिट्टी जिसमें नमक की मात्रा होगी। ठीक है, लवणीय मिट्टी को सैलाइन सोइल भी कहा जाता है, कभी इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं, सैलाइन सोइल। ठीक है, सैलाइन सोइल कहा जाता है इसको। अब देखिए जब मिट्टी की जो प्रकृति होती है, कोई भी मिट्टी है उसका नेचर जब क्षारीय हो जाता है, जब किसी मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि बेस प्रवृत्ति की मिट्टी होगी। ठीक है, सॉइल जो है उसमें बेस प्रवृत्ति होगी, और उसमें जब नमक की मात्रा यानी कि सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, सॉल्ट की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो ऐसी मिट्टी को सैलाइन सॉइल कहा जाता है। ठीक है, इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा गुजरात के कच्छ रण में सर्वाधिक। देखिए जो लवणीय मिट्टी आप देखेंगे, गुजरात का जो कच्छ का रण है, ठीक है, यहाँ पर पूरा कच्छ का रण कैसा है, सफेद दिखाई देता है। कच्छ जो है आपका सफेद है पूरा रण ये, और यहाँ पे पूरी लवणीय मिट्टी है। इसके अलावा इस मिट्टी को रेह, कल्लर और ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऊसर का मतलब ऐसी मिट्टी जिसपे कोई भी उपज नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि जो कृषि दृष्टिकोण से बिल्कुल ही वेस्ट है, तो ऐसी भूमि कहलाती है ऊसर भूमि। तो ये आपको याद रखना है, गुजरात के कच्छ रण में सर्वाधिक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर्वतीय मिट्टी। अब पर्वतीय मिट्टी आप समझ गए होंगे दोस्तों, पर्वतीय भूभाग में जो पाई जाती है। चलिए यहाँ पे मैप में आपको दिखा देता हूँ पर्वतीय मिट्टी, तब आपको समझ में आएगा। तो पर्वतीय मिट्टी ये है आपका, ये वाली फर्स्ट वाली। तो पर्वतीय मिट्टी का विस्तार आप देख लो, ये उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं थोड़ा आपका अरुणाचल भी होना चाहिए इसमें, अरुणाचल के ऊपरी भूभाग में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलती है। ठीक है,
तो इतने क्षेत्र हैं जहां पर आपका पर्वतीय मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर आपका हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी भाग में यह मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए पहाड़ी ढालों पर ये मिट्टी होती है। कैसे ढालों पर? पहाड़ी ढालों पर, पहाड़ी ढालों पर होती है ये मिट्टी। ठीक है, तो यहां पर आपका कुछ फसलें जैसे कि चाय की फसल हो गई, कॉफी या कहवा की फसल हो गई, मसालों की फसल हो गई। ठीक है, और इसके अलावा बागवानी, बागवानी की जो फसलें होती है, जैसे बागवानी में आप देखते हैं ना हिमाचल प्रदेश का सेब, उत्तराखंड का सेब, जम्मू कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स और अखरोट, उसके अलावा जम्मू कश्मीर का सेब हो गया, नाशपाती हो गया। तो इन खेतियों के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, अच्छे से याद रखिएगा पर्वतीय मिट्टी। देखिए पर्वतीय मिट्टी से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि पर्वतीय मिट्टी का ही एक स्वरूप है आपका करेवा मिट्टी। कहां पर ये पाई जाती है? करेवा मिट्टी। करेवा मिट्टी आपको देखने को मिलेगी जम्मू एवं कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर में ये करेवा मिट्टी देखने को मिलती है। ये करेवा मिट्टी का मतलब ये है कि कभी उस जगह पर आपका झील रही होगी, झील आपकी वहां पे देखिए, झील के द्वारा जो मोटे निक्षेप थे और हिमोड़ थे, तो ये मोटे निक्षेप और हिमोड़ से निर्मित जो मिट्टी होती है उसी को करेवा मिट्टी कहा जाता है। और करेवा मिट्टी में जो मैं आपको बता रहा था, केसर की खेती, बादाम की खेती, अखरोट की खेती और जो सूखे मेवे होते हैं इनकी खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो और जो पर्वतीय मिट्टी होती है ना, एक हिसाब से ये बोला जाता है कि ये आपका अप्रौढ़ होती है। पर्वतीय जो मिट्टी होती है अप्रौढ़ होती है। अप्रौढ़ का मतलब क्या होता है कि ऐसी मिट्टी जो पकी नहीं है। अप्रौढ़ का मतलब होता है इमेच्योर। मैच्योर नहीं है ये मिट्टी, ये इमेच्योर है। ठीक है, क्योंकि नदी भी इसको काट के ला रहे हैं, ये मिट्टी विकसित नहीं हो पाई है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये है पर्वतीय मिट्टी। इससे और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए कहां कहां पर देखने को मिलती है, तो आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा हिली एरिया है साउथ वाला भी और साथ ही पूर्वोत्तर का भी, वहां पर भी इसको इनको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका पर्वतीय मिट्टी चाय और बागवानी के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद देखिए अगली जो मिट्टी का प्रकार है वो है मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थल जैसा कि नाम से पता चल गया, डेजर्ट में आप देख सकते हैं, ये है मरुस्थलीय मिट्टी लास्ट वाली। और इसका जो विस्तार आपको देखने को मिल रहा है राजस्थान के, देखिए आप पश्चिमी भाग में, हरियाणा का दक्षिणी भाग, पंजाब का दक्षिणी भाग, तो ये एरिया है जिसमें आपका मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा आपका मरुस्थलीय जो मिट्टी है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा है। यानी कि इन 4 राज्यों में ही ये विस्तृत है और सर्वाधिक विस्तार इसका कहां पे? राजस्थान में। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूछेगा तो राजस्थान में। इस मिट्टी में नमी की कमी होती है भाई, ऑब्वियस सी बात है। इन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो 50 सेंटीमीटर से कम बारिश जिस क्षेत्र में होगी तो वहां पर भैया मिट्टी में नमी की मात्रा में कमी तो रहेगी ही। ठीक है, और इसलिए इस भूमि में ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। हालांकि इसमें जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज यानी कि जो मिलेट्स होते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह, और कभी कभी सरसों की खेती भी इसमें ठीक ठाक हो जाती है। ठीक है, तो ये है भैया आपका मरुस्थलीय मिट्टी। इसके बाद देखिए आपका लास्ट है, देखिए दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी की मैं बात करता हूं दोस्तों, आपका दलदली जो मिट्टी है यह आपका बहुत अधिक वर्षा और वनस्पतियों के मध्य इसका निर्माण होता है, जिसको हम देखिए दलदली मिट्टी, पीट मिट्टी या जैविक मिट्टी भी कहते हैं। तो दलदली जो मिट्टी है, इस दलदली मिट्टी को आप देखेंगे कहां पर? तो ये आपका केरल में आपको देखने को मिलेगी। देखिए दलदली मिट्टी का विकास अधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने गलने के कारण होता है, जिससे इसमें ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। तो यानी कि ये जैविक मिट्टी भी कहलाती है। ठीक है, जैविक मिट्टी इसी का नाम है। पीट मिट्टी जो हम पढ़े थे ना, जैविक एवं पीट मिट्टी, तो जैविक मिट्टी भी इसी दलदली मिट्टी का ही नाम है। इसमें ह्यूमस जो होता है, जीवांश बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमस जीवांश इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कभी कभी, सर्वाधिक जीवांश किस मिट्टी में पाया जाता है? तो दलदली मिट्टी या जैविक मिट्टी में सर्वाधिक जीवांश पाया जाता है। इसका विस्तार देखने को मिलेगा केरल के ऐसे क्षेत्र जहां बहुत बारिश होती है, उत्तराखंड के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में ये आपकी मिट्टी पाई जाती है, दलदली मिट्टी। बहुत ही इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, और डेल्टाई क्षेत्रों में भी जो है हमारे ना, वहां पे आपको ये मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए इसको दलदली मिट्टी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा।
हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है इससे कि ये जो जैविक मिट्टी या आपका दलदली या पीट मिट्टी है, पीट मिट्टी भी इसी को कहा जाता है, इस पीट मिट्टी में आपका कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है? तो इसमें देखिए जो मैंग्रोव वनस्पति है ना हमारी, मैंग्रोव वनस्पति जो होती है ये आपका मुख्यतः नमकीन पानी में डूबी हुई वनस्पति होती है ना? तो नमकीन पानी में ही उगने का ये स्वरूप ढाल लेती है अपने अंदर। जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको कराया था, भारत में जो वेजिटेशन है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, उसमें बताया था मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है। तो इस वनस्पति की खास बात यह है कि ये नमकीन पानी में अपने को उगने के सामर्थ्य बना लेती है। और यहाँ पर देखिए जो मैंग्रोव वनस्पति वाला क्षेत्र है उसमें भी आपका ये पीट मिट्टी देखने को मिलेगी। और कहीं कहीं पर देखिए जीवाश्म का अधिक मात्रा होने की वजह से इस मिट्टी का रंग भी कैसा होता है? गहरे काले रंग का। ठीक है, कैसे रंग का? गहरे काले रंग का। क्लियर? चलिए, तो ये हो गई भाई भारत की जो मिट्टियां हैं वो आपने अच्छे से समझ ली। अब देखेंगे मिट्टी से संबंधित कुछ अन्य टर्म जो महत्वपूर्ण है। देखिए मिट्टी जो है आपकी, जो आदर्श मिट्टी होती है किसी भी फसल को उगाने के लिए, उसका जो पीएच मान होना चाहिए लगभग 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। यानी कि मिट्टी का पीएच मान भी लगभग लगभग आपका उदासीन होना चाहिए, न्यूट्रल। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल। ना तो मिट्टी क्षारीय होनी चाहिए, ठीक है, ना तो मिट्टी क्षारीय होनी चाहिए, ना तो मिट्टी आपकी अम्लीय यानी कि एसिडिक होनी चाहिए। यानी कि ना तो आपका मिट्टी जो है बेसिक होनी चाहिए, ना तो एसिडिक होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अम्लीय मिट्टी जो होती है, मान लीजिए किसी क्षेत्र की मिट्टी को कलेक्ट किया गया, उसको लैब में ले गया, फॉरेंसिक लैब में ले गए और वहां पर पाया गया कि उस मिट्टी की प्रकृति कैसी है? अम्लीय प्रकृति की है। तो ऐसी अम्लीय मिट्टी को अगर उसमें अम्ल की मात्रा कम करनी है, समझिए इस पॉइंट को, मान लो किसी क्षेत्र की मिट्टी को ऐसा पाया गया कि उस मिट्टी में ज्यादा एसिटिक गुण पाया गया है, तो उसके एसिटिक गुण को कम करने के लिए उस मिट्टी में चूना मिलाया जाता है। क्वेश्चन आता है मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए क्या पदार्थ मिलाया जाता है? तो चूना मिलाया जाता है। और किसी क्षेत्र की पता चलता है क्षारीय मिट्टी है, तो उस क्षेत्र की क्षारीय मिट्टी को कम करने के लिए उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मिट्टी की क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग, मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए अब आपका अगले कुछ टर्म है, इनको देख लो भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला है मृदा अवकर्षण। मृदा अवकर्षण का मतलब होता है अवकर्षण यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन। तो सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है भाई? जब मिट्टी में धीरे धीरे उर्वरता का ह्रास हो जाता है, उर्वरता का ह्रास कहेंगे इसको। ठीक है, यानी कि किसी मिट्टी में, मान लीजिए कोई मिट्टी फर्टाइल मिट्टी थी और धीरे धीरे उस मिट्टी में जो मिट्टी की फर्टिलिटी थी वो बिल्कुल कम हो गई, तो इस कंडीशन को मृदा अवकर्षण यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन कहा जाता है। यानी कि मिट्टी का इसमें पोषण स्तर गिर जाता है। ठीक है, पोषण स्तर गिर जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगली जो टर्म है वो है मृदा अपरदन, जो कि हम बहुत बात पढ़ते हैं। इसको कहा जाता है आपका सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजियन। ठीक है, सॉइल इरोजन इसको बोलते हैं, यानी कि मिट्टी का कटना, कटाव। अपरदन का मतलब ही होता है कटाव, मिट्टी का कटना। ठीक है, अब मिट्टी कैसे कटती है भैया? देखिए आपका, जैसे मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें आपने देखा जो हिमालयी नदियां हैं या पर्वतीय नदियां हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत तेज बहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने साथ मिट्टी को भी बहा के लाती हैं, है ना। तो एक तो कटाव जो होता है, सॉइल का इरोजन जो होता है, आपका कटाव, मिट्टी का जो कटाव होता है किसकी वजह से होता है? आपका जल के द्वारा। यानी मिट्टी अपरदन के कुछ प्रमुख कारण मैं बताऊं तो इसमें पहला है जलीय अपरदन, जल के अपरदन से होगा। दूसरा कारण आपका निर्वनीकरण, निर्वनीकरण यानी कि जंगल जब कम हो जाता है उसके लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, आपका भू अपरदन जो होगा उसमें जंगल कटान भी जिम्मेदार है, निर्वनीकरण जब हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए अत्यधिक पशुचारण, अधिक पशुचारण यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा पशुओं को चराया जा रहा है, तो जो वहां पे घास होगी पूरी घास वो चर लेंगे, तो मिट्टी जो है ढीली पड़ जाएगी। अब बारिश वगैरह होने पर वहां की मिट्टी का अपरदन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए अन्य महत्वपूर्ण, जैसे कि हिमानी के द्वारा भी कोई ग्लेशियर आया अपने साथ, तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा ना, जो करेवा वाली मिट्टी है कश्मीर की, वो मोरेन वगैरह से बनी है, तो हिमानी द्वारा ही तो वहां पर मिट्टी का अपरदन हुआ है, तो हिमानी अपरदन इसको कहा जाता है। इसके अलावा कई जगह पर झूम खेती की जाती है, यानी कि जंगल को काटकर खेती की जाती है, स्थानांतरित कृषि भी इसको कहा जाता है, झूम खेती। तो इसके द्वारा भी क्या होता है? मृदा का अपरदन हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट जो है मृदा अपरदन का वो है लैंडस्लाइड, भूस्खलन। भूस्खलन जो है सबसे बड़ा कारक है यहाँ पे मृदा अपरदन का। इसमें तो बड़ी बड़ी भूमि का क्या हो जाता है, कटाव हो जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण याद रखेंगे, क्वेश्चन कभी बन जाता है ना भारत में जो मृदा अपरदन है उसके प्रमुख कारण। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब देखिए मृदा संरक्षण के उपाय। अब देखिए कारण तो हमने देखे भूमि कटाव के, कैसे कैसे भूमि कटाव होता है, लेकिन उस भूमि कटान को रोकने के कुछ उपाय भी तो होंगे ना। तो ये देखिए 3 प्रकार के समाधान किए जाते हैं इसमें। पहला समाधान कहलाता है आपका यांत्रिक समाधान, यांत्रिक समाधान या उपाय। ठीक है, दूसरा जो टाइप कहलाता है, दूसरा टाइप होता है आपका जैविक उपाय, जैविक उपाय। एंड थर्ड इज आपका क्या होता है, सामाजिक उपाय। ठीक है, ये 3 उपाय हैं जिनके जरिए से मृदा को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यांत्रिक समाधान में क्या होता है, जैसे कि मेड़ बना देना, आपने देखा होगा ना, खेत के किनारे मेड़बंदी की जाती है। मेड़ बनाने से क्या होता है, खेत के जो पोषक तत्व और अन्य जो भुरभुरी मिट्टी है, पतली मिट्टी है, पोषक तत्व जो है खेत में ही रहते हैं वो। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपका पत्थर की मेड़ बना देना, कभी कभी पत्थर की भी मेड़ बनाई जाती है। उसके अलावा देखिए चट्टान या बांध से रोकना मिट्टी को, चट्टान या बांध बनाकर रोकना, तो ये यांत्रिक कुछ समाधान है। इसके अलावा जैविक उपाय में देखिए आपका जैसे कि फसल चक्र बनाना। फसल चक्र का मतलब क्या होता है, फसल चक्र का मतलब जो फसलें मिट्टी के अपरदन को कम करें, यानी कि ऐसी जड़ों वाली फसलें जो मिट्टी को जकड़ के रखें। और फसल चक्र में क्या होता है, आज मैंने मान लिया गेहूं की फसल बोया, अगले साल उसमें धान की फसल बोया, अगले साल उसमें चना उगाया, यानी कि अलग अलग फसल मैं उगाते रहूंगा हर टाइम पीरियड पे। इससे मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है और मिट्टी का अपरदन भी कम होता है। ठीक है, ऐसे देखिए इसमें जैविक उपाय में अगला आ जाता है जैसे वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग। वर्मी कंपोस्ट में ह्यूमस बनाया जाता है, तो उससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। ठीक है, ये मिट्टी का अपरदन और मृदा के संरक्षण यानी कि उसके पोषक तत्वों को बचाने के भी उपाय की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके अलावा हरी खाद और जैविक खाद का प्रयोग जैविक उपायों में आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा पलवार या मल्चिंग के द्वारा, मल्चिंग होती है ना आपका, तो मल्चिंग में क्या होता है कि खेत की जो जो हमारा खेत होता है उसी में मिट्टी की एक पतली परत बिछाई जाती है, इसको मल्चिंग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था किसी लास्ट टाइम, मल्चिंग क्या होता है। तो जो हमारे खेत होंगे, खेतों में फसल अवशेष की 10-15 सेंटीमीटर पतली परत बिछाई जाती है, जिससे मिट्टी का अपरदन और वाष्पीकरण रोका जाता है। ठीक है, मिट्टी की नहीं, जो फसल होंगी खेत विशेष में उस फसल की, तो फसल को ही लिटा दिया जाता है उसमें। अगला देखिए सामाजिक उपाय है। सामाजिक उपाय में हम जैसे देखते हैं कि आपका मृदा संरक्षण को रोकने के लिए जैसे झूम खेती में कमी की जाए, झूम खेती को रोका जाए। ठीक है, झूम खेती से क्या होता है, जंगल तो कटते ही है, क्योंकि जंगल कटेंगे निर्वनीकरण होगा तो आपका मृदा अपरदन होगा ही, तो झूम खेती पर प्रतिबंध आदि लगाना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो वृक्षों का अत्यधिक कटाव है उस पर रोक लगानी चाहिए, या और इसके अलावा वृक्षारोपण खूब करना चाहिए। सामाजिक उपाय में वृक्षारोपण से मिट्टी का कटाव रुकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए मृदा संरक्षण के उपाय। इसके बाद देखिए आपका मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर भारत में एक योजना लॉन्च हुई थी, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने आपको दिया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई थी, क्वेश्चन बनेगा। तो ये 2015-19 फरवरी में शुरू हुई थी। अब इसका कारण क्या था, देखिए भारत के जो किसान है ना, ये बिना जाने हुए भी अनाप शनाप क्या यूज कर देते हैं, खाद। ठीक है, मान लीजिए मैं अपने घर में ही देखता हूँ कि मेरे घर वाले जब भी धान वगैरह लगाते हैं तो उसमें यूरिया भी डालते हैं, डीएपी भी डालते हैं, कीटनाशक भी डाल रहे हैं, फास्फोरस भी डाल रहे हैं, नाइट्रोजन के लिए यूरिया तो हो ही गया, और अन्य चीजें भी डाल रहे हैं, पोटास वगैरह। अरे भैया, तो ये चीजें आप अपने खेत में डाल तो रहे हो, लेकिन क्या कभी आपने अपने खेत का चेकअप कराया, क्या कभी आपने खेत की मिट्टी का चेकअप कराया। ठीक है, तो इसी खेत की मिट्टी के चेकअप के लिए जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना चेकअप कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, और ब्लड टेस्ट में हमको पता चलता है कि मेरा तो भैया आरबीसी कम है, मेरा तो हीमोग्लोबिन कम है बॉडी में। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने बोला, भैया देश के जो किसान हैं उनकी मिट्टी को जांच करने के लिए एक योजना शुरू करो। और फिर उसके बाद 19 फरवरी 2015 को मोदी जी ने बोला कि मित्रों, आप सभी के लिए मैं प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लॉन्च कर रहा हूं, देश के सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर मिट्टी की जांच करने के लिए, ताकि किसान को एग्जैक्ट पता चल सके कि भैया मेरी जो मिट्टी है उसमें किन चीजों की कमी है, मेरी मिट्टी में क्या कमी है, तो इसके लिए योजना शुरू हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
कुल मिला के मैं बोलूं, इसका उद्देश्य क्या था कि किसी भी किसान की जो खेत है, खेत की मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति को बताना और उसमें उर्वरता के सुधार के लिए जरूरी जो पोषक तत्व होते हैं उसकी उचित मात्रा को बताना। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जिसने बनाया है, किसान ने जिसने इसमें इनरोल किया है, उसकी मिट्टी ले जाई जाएगी, जांच की जाएगी, फिर उसको बताया जाएगा कि आपकी मिट्टी में ये तत्व पहले से मौजूद हैं, इन तत्वों की कमी है तो आप इतनी चीजों को डालिए, सब चीज मत डालिए जो मन आए, जैसा और किसान कर रहे हैं। तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है। 2015 के बाद जब ये योजना आई तो भारत के किसानों की जो खेती है उसमें बहुत अच्छा यहाँ पे असर देखने को मिला है और इससे उर्वरता बढ़ी है भूमि की। ठीक है, क्योंकि भूमि को जिस चीज की कमी है वो आपका प्राप्त हो रही है इस जांच के बाद। ठीक है, तो ये था भैया आज भारत की मिट्टी वाला टॉपिक और आई होप आपको जितना भी यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, वो आपको समझ में आ गया होगा। अंत में एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो रह गया था वो मैं आपको कवर कराऊंगा यहाँ पे। मृदा जो होता है, मृदा के अध्ययन को यानी कि मृदा विज्ञान, मिट्टी का जो अध्ययन होता है ना, इसको मृदा विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान। और इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो होता है पेडोलॉजी। ठीक है, पेडालॉजी। अब एक पेडागोजी होती है, ध्यान रखेंगे, जिसको बाल विकास वाला जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है वो पेडागोजी होती है। मिट्टी का जो अध्ययन है मृदा विज्ञान को पेडालॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये कहलाता है पेडालॉजी। ओके, तो दोस्तों ये था आज भूगोल का क्लास नंबर 9 जिसमें हमने देखा भारत की मिट्टी और भारत की मिट्टी का वर्गीकरण। आशा करता हूं अच्छे से आपके समझ में टॉपिक आया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। थैंक यू।